नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। M2M क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज देखते हैं UPPCS और RO GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 28, 27 इससे पहले हमने अच्छे से देख लिए हैं, सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, वहां पर जाकर के देख सकते हो। देखो इसमें हम GS के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं और दिन में ये 2 बजे क्लास होती है। आप सभी के सामने चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में उपयुक्त होता है। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बताइए स्वचालित इंजनों में कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला है इसमें प्रोपिल एल्कोहल, एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकोल और मेथेनॉल। बताओ इन चारों में से स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में कौन सा प्रयुक्त होता है। देखो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल जो है ये हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है स्वचालित इंजनों में, तो इसका यही सही जवाब हो जाएगा। देखो जब एथिलीन ग्लाइकोल को पानी में मिलाया जाता है तो जब मिलाया जाता है पानी में तो यह उसके हिमांक को कम कर देता है और ठंडे क्षेत्रों में घोल को जमने से भी बचा देता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये समझ सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। ट्रांजिस्टर में किसका सबसे अधिक प्रयुक्त होता है, उस पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा और चांदी ट्रांजिस्टर बनाने में काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, पढ़ा भी होगा आपने। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर को बनाने में। ठीक है, और देखो शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग अति चालकता में भी होता है, इसलिए इसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है। यानी शुद्ध सिलिकॉन का उपयोग अति चालकता में होता है और इसी वजह से सिलिकॉन का उपयोग अर्धचालक उपकरणों में भी किया जाता है और अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में, याद रखना। ठीक है, ट्रांजिस्टर को बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। पहला यह सही है क्या, बताइए। यदि कोई व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी में पड़े एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगता है। देखो ये सही है, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला सही है इसमें। दूसरा देख लो, यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है। देखो ये दोनों सही हैं और देखो इन दोनों के सही होने का कारण बता दूं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो याद रखना उसकी दिशा बदल जाती है। यानी ऐसे समझ सकते हो जैसे वायु है विरल माध्यम और जल है सघन माध्यम। अगर वायु से विरल माध्यम में यानी सघन माध्यम में जाएगी तो वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई प्रतीत होगी। ठीक है, और जल है सघन माध्यम और विरल है वायु माध्यम, तो समझ सकते हो दोनों ही माध्यमों में जाने पर इसकी प्रकाश की किरण जो है इसकी दिशा बदल जाती है और इसी वजह से ये दूर और नज़दीक दिखाई देती है। ठीक है, तो इसके ये दोनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही है इसका, एक और दो दोनों। याद रखना जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी दिशा बदल जाती है, ये कारण है इसका महत्वपूर्ण। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। 2000 डिग्री सेल्सियस ताप को मापने हेतु थर्मामीटर जो उपयुक्त होता है वह क्या है। 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने के लिए किस थर्मामीटर का प्रयोग होता है। सकल रेडिएशन थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर, पारे का थर्मामीटर या वाष्प दबाव का थर्मामीटर। बताइए 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मापने के लिए किस थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान को अगर मापोगे तो उसके लिए सकल रेडिएशन थर्मामीटर का प्रयोग होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी सूर्य के ताप का मापन भी इसी से किया जाता है। जैसे देखा होगा आपने सूर्य में तो काफ़ी टेम्परेचर होता है, 2000 से भी अधिक होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से समझ सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहला है इसमें उत्सर्जी अंग वृक्क यानी किडनी के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है। उत्सर्जी अंग वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है क्या। और दूसरा है इसमें वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। तीसरा है मानव मूत्र में पीला रंग उसमें उपस्थित अमोनिया कारण होता है। चौथा है इसमें मानव मूत्र में उपस्थित जीवाणु यूरिया को नमोनिया में अपघटित कर देता है। तो बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत है वो बताना है आपको।
देखो, मानव मूत्र में जो गंध आती है वो अमोनिया की वजह से आती है, ना कि उसका पीला रंग अमोनिया की वजह से होता है। तो देखो ये गलत है इसमें, और गलत ही पूछा है। इसका आंसर ये हो जाएगा, जो मूत्र, मानव मूत्र का जो पीला रंग है वो यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखना, यूरोक्रोम वर्णक की उपस्थिति के कारण। ठीक है, और यह वर्णक जो है हीमोग्लोबिन के विखंडन के फलस्वरूप ही बनता है, और मूत्र में एक विशिष्ट प्रकार की गंध होती है जिसको अमोनिया के कारण होती है। ठीक है, अमोनिया गैस जिम्मेदार होती है मूत्र की जो गंध है उसके लिए, याद रखना। पहला इसमें देख लो, उत्सर्जी अंग यानी वृक्क के बाहरी भाग को कार्टेक्स कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और वृक्क की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, याद कर लेना। और मानव मूत्र में उपस्थित जीवाणु यूरिया को नमूनिया में अपघटित करता है, तो ठीक है, ये भी सही है, समझ सकते हो। ठीक है, याद रखना ये सबसे पहले कि वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है, और मानव जो किडनी है यानी वृक्क जो है कि जोड़ों का जो वजन होता है तकरीबन 140 ग्राम के आसपास होता है किडनी का वजन, ये पूछा जा सकता है, याद रखना। आगे देख लेते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 6, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? बताइए, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? समझ सकते हो, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को यानी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा के, राज्यसभा के, दोनों सदनों के अलग अलग, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में? बताइए। ठीक है, याद रखना, अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है, और ये लोकसभा में रखा जाता है। किसमें? लोकसभा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, वो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, और देखो इसके अलावा जैसे देखे होंगे अपने संसद में प्रस्ताव और भी प्रकार के रखे जाते हैं, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, इसे पेश करने से पहले कारण देना अनिवार्य नहीं होता है, और यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो याद रखना सरकार को इस्तीफा देना होता है। इसके अलावा एक प्रस्ताव होता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव में देखोगे आप तो उसमें विपक्ष के दल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा बजट के जो अनुदान होते हैं उसमें उचित संशोधन पेश किया जाता है, और यदि यह प्रस्ताव भी पास हो जाता है तो उस स्थिति में भी सरकार को इस्तीफा देना होता है, कटौती प्रस्ताव में भी। और देखो एक निंदा प्रस्ताव भी होता है, जब निंदा प्रस्ताव जो है या जो प्रस्ताव है विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा ही पेश किया जाता है, और इस प्रस्ताव के तहत वे सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, और यदि यह प्रस्ताव भी पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। देखो निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अगर तीनों में से कोई सा भी पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। देखो एक होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, और देखो विशेषाधिकार जो प्रस्ताव होता है वो एक सांसद उसको प्रस्तुत कर सकता है, यानी सांसद के द्वारा पेश किया जा सकता है। कब? यदि कोई मंत्री किसी भी तथ्य को अगर छुपाता है या गलत सूचना संसद में देता है तो उससे संसद में विशेषाधिकारों का हनन होता है, और इसी स्थिति में विशेषाधिकार जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाता है। देखो काम रोको प्रस्ताव भी होता है संसद में। यदि कोई सांसद किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए संसद की कार्यवाही को रोकता है, यानी उसको रोकने के लिए प्रस्ताव रखता है, तो उसे काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। देखो एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी होता है, इसके तहत कोई भी सांसद किसी भी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत, और इस विषय के लिए किसी भी महत्वपूर्ण विषय के लिए आकर्षित कर सकता है, और देखो उसका जवाब मंत्री या तो उसका तत्काल दे सकता है या उसके लिए कुछ समय मांग सकता है, जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। लेकिन आपको 3 प्रस्ताव याद रखने हैं, एक निंदा प्रस्ताव, एक कटौती प्रस्ताव और एक अविश्वास प्रस्ताव। अगर तीनों पास हो जाते हैं तो सरकार को इस्तीफा देना होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति के सदस्य जो हैं किस प्रकार चुने जाते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या खुली प्रतियोगिता के आधार पर चुने जाते हैं? बताइए पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य, याद रखना। देखो पंचायती राज होती है प्रणाली एक मध्यवर्ती स्तर है, और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती समिति का
गठन किया गया था, ठीक है। और देखो पंचायत समिति का गठन उस राज्य में नहीं किया जाता है जिसकी संख्या जो 20 लाख से कम होती है, ठीक है। किस में नहीं गठन किया जाता है पंचायती समिति का? देखो एक होती है ग्राम पंचायत, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद यानी जिला पंचायत। तो इसमें बात की है पंचायत समिति की यानी मध्यम की। तो ये कहाँ पर गठित नहीं की जाती है? जिसकी जनसंख्या जो है 70 लाख से कम होती है, ठीक है, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के अंदर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को अगर राज्यसभा को भेजा जाता है तो राज्यसभा को उसको कितने दिनों के बाद वापस लौटाना होता है? लौटा दे तो ठीक ही ठीक है, नहीं अपने आप भी पास हो जाता है वो तो समझ सकते हो। 14 दिनों के अंदर, केवल 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है और जितनी भी शक्तियाँ होती हैं धन विधेयक पर सभी लोकसभा के पास होती हैं, ठीक है। कोई संशोधन नहीं कर सकती है राज्यसभा, ठीक है। याद रखना 14 दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा रोक सकती है। और देखो कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार ने रेलवे क्षेत्र में आधिकारिक अवसंरचना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नए रेलवे कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है? 2024-25 के अनुसार भारत सरकार ने रेलवे क्षेत्र में आधिकारिक अवसंरचना के तहत निम्नलिखित में से कौन से या कौन से नए रेलवे कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, पत्तन संपर्कता गलियारा, अधिक यातायात वाले गलियारे। तो समझ सकते हो ये सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? अंतर्राज्यीय और एक अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय और अंतरा। देखो अंतर तो दो या दो से अधिक के मध्य ही होता है। अंतर्राज्यीय लगेगा तो दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों से संबंधित होगा। अगर लगेगा अंतर्राज्यीय तो समझ सकते हो अंतरा यानी एक ही राज्य, अंतरा एक ही राज्य से संबंधित होगा जो कुछ भी क्रियाक्रम होगा, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? 261, 263, 65 या 66? तो देखो आर्टिकल 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा लोकहित में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है, ठीक है, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 263, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में समाचार पत्रों यानी प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी किस अनुच्छेद के तहत उपबंधित हैं? जो भारत में समाचार पत्रों यानी प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार हैं किस अनुच्छेद के तहत हैं? 19(1) का 1 ए, 19(1) का ए में विशेष रूप से प्रत्याभूत और अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित हैं, और संविधान के अनुच्छेद 361(a) के द्वारा, और चौथा है विधि के शासन द्वारा। बताइए कौन सा सही होगा? प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार जो हैं। देखो भारत में समाचार पत्रों की बात करें तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को जो संविधान है उसके आर्टिकल 19(1) के ए में उपबंधित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रख लेना, ठीक है। 19(1) के 1 के अधीन प्रत्याभूत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत ये प्रेस की स्वतंत्रता को रखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12। पंचायती राज संस्थाओं को 19 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? 19 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए, और ये 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई उसी से संबंधित है। तो इसमें ये जो भाग 9 में दिया हुआ है उसके बारे में पूछा है ये। देखो 29 विषयों की जो सूची है ये अनुच्छेद कौन से में दी गई है? 243 जी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 243 जी, ठीक है। इसके अलावा देखो 243 ई भी दिया हुआ है। 243 ई में जो पंचायतों की अवधि है उससे संबंधित प्रावधान है। इसमें एफ भी दिया हुआ है 243 एफ, ये जो पंचायतों के लिए निर्हरता है उससे संबंधित प्रावधान है इसमें। और एच भी है इसमें, एच जो है पंचायतों द्वारा जो कर आरोपित होता है उससे संबंधित प्रावधान है, ठीक है। 243 आई है एक, वो पूछा जाता है, ठीक है। उसमें पंचायतों से संबंधित यानी राज्यों से संबंधित वित्त आयोग के बारे में प्रावधान है। और केंद्र में वित्त आयोग का प्रावधान किस में है? केंद्र में वित्त आयोग का प्रावधान है
280, आर्टिकल 280 में, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो कौन सा आर्टिकल है? 257, 58, 355, 356। तो देखो आर्टिकल है 257, उसके अनुसार दिया हुआ है कि आपके समय में सामान्य समय में, यदि देखोगे आप, सामान्य समय में यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 257, ऑप्शन ए सही है इसका। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा है? भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक मेहरौली स्तंभलेख, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, कनिष्क का रवतक अभिलेख, या इनमें से कोई नहीं? बताओ। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेसनगर का गरुड़ स्तंभलेख। बेसनगर का गरुड़ स्तंभलेख जो है भागवत धर्म से संबंधित है और प्रथम प्रस्तर स्मारक है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी। अब इसमें सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करो। एक साइड में राजवंश लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके संस्थापकों के नाम है। देखो संगम वंश की स्थापना जो विजयनगर साम्राज्य हुआ उस पर सबसे पहला वंश कौन सा हुआ? संगम वंश। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में और की गई। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी, याद रखना। ठीक है, ये दोनों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भी हुए हैं, हरिहर और बुक्का। तो इसका पहले का तो हो जाएगा एक, सही है बिल्कुल। तुलुप वंश की स्थापना, तुलुप वंश की स्थापना 1505 में की गई थी। नरसा नायक के पुत्र हुए थे वीर नरसिंह, उनके द्वारा की गई थी। और देखो इनसे पहले जो सालो वंश के नरेश हुए थे इमाडी नरसिम्ह, उसकी हत्या करके की थी इन्होंने। ठीक है, तुलुप वंश से पहले कौन सा हुआ था? सालुब वंश। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सालुब वंश, उसके बाद तुलुप वंश और सबसे एंड में हुआ था अरवेहू वंश। ठीक है, तो तुलुप वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने। तो वीर नरसिंह इसमें कौन सा दिया हुआ है? वीर नरसिंह, एक बी का हो जाएगा 3। सालु वंश की स्थापना, देखो सालु वंश की 1485 में हुई थी। इन चारों वंशों को अच्छे से पढ़ना। और इसकी स्थापना की थी सालुब नरसिम्ह ने, तो इसका हो जाएगा 2। इसके नाम में ही लिखा हुआ है सालुब वंश और नरसिंह सालुब। अरवेहू वंश की तुरुमल ने की थी और ये 1570 में की थी इसकी स्थापना। तो इसका 4 हो जाएगा, 1 3 2 4 इसका सही जवाब होना है। ठीक है, आगे देख लो अब क्वेश्चन नंबर 16। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ निम्नलिखित में से कौन सा है? लोरिया नंदनगढ़ का, सांची का, सारनाथ का, या कौशाम्बी का? अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेख बनवाए गए उसमें से सबसे सुरक्षित, तो देखो ये ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है लोरिया नंदनगढ़ का जो अभिलेख है, ये अशोक का स्तंभ लेख जो है सबसे सुरक्षित है और ये बिहार के चंपारण में है, याद रखना। यहाँ से प्राप्त जो पाषाण स्तंभ है आज तक के स्तंभों में से सबसे सुंदर भी हैं, ऐसा कहा जाता है। और देखो इनकी जो गोल चौकी है उस पर गर्दन उठाए हुए सिंहा अगले पैरों पर खड़ा हुआ है। जो सिंहा है यहाँ पर जो गोल चौकी है उस पर खड़ा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी निम्न में से कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, या इनमें से कोई नहीं? मगध की क्या चंपा हुई इसकी राजधानी? नहीं हुई। क्या वैशाली हुई? बताइए, क्या पूछा है? प्रथम राजधानी पूछा है मगध की। क्या पहली चंपा हुई? नहीं हुई। वैशाली भी नहीं हुई, न पाटलिपुत्र हुई। तो समझ सकते हो कोई भी नहीं है। राजगृह थी मगध की पहली राजधानी। कौन सी? राजगृह, या उसे गिरिव्रज भी कह सकते हो। और बृहद्रथ जो वंश था इस पर सबसे पहला प्राचीन वंश था इस पर। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है एक अग्नोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं ये दोनों। और इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है इन दोनों में। भगवती सूत्र तो है जैन ग्रंथ और अग्नोत्तर निकाय है बौद्ध ग्रंथ, याद रख लेना।
ठीक है। और देखो उदयन के द्वारा ही इस पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। पूछा जा सकता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। और उस टाइम इसका नाम था कुसुमपुरा, कुसुमपुरा नाम से की थी, लेकिन वर्तमान में इसका नाम पाटलिपुत्र है। ठीक है। देखो इस पाटलिपुत्र के बारे में बताऊँ, स्टार्टिंग में तो इसका नाम कुसुमपुरा, फिर पड़ा आगे पाटलिपुत्र, और इसमें और शॉर्ट कर दिया इसका, वर्तमान में है इसका नाम पटना, पटना है। ठीक है, बिहार का पटना, उस हिसाब से भी देख सकते हो, ये भी राजधानी रहा इसकी। ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है इसमें? देखो इसमें पहला है, एक दूसरे से अनोन्य क्रिया वाले जीवों, ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा आवासित है, और जीवों यानी ऑर्गेनिजम्स का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। चौथा, किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात और प्राणी जात। तो बताइए इकोसिस्टम को सबसे अधिक कौन वर्णित करता है इन सभी में? क्वेश्चन नंबर 18 में बताओ। देखो इसमें ऑप्शन सी को देखो अच्छे से, कि जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, तो ये सबसे अधिक परिभाषित करता है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। देखो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले एजी टांसले नामक वैज्ञानिक हुए हैं, उनके द्वारा किया गया था। एजी टांसले के द्वारा पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किया गया था, याद रख लेना इसको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, समाचारों में देखी गई ग्रीन राइजिंग पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन राइजिंग पहल, यह भारत और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त पहल है, क्या ये सही है? दूसरा है इसमें, इसका मुख्य लक्ष्य दुनिया भर में लाखों युवाओं को एकजुट करना, हरित पहल में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। बताओ क्या पहला सही है? पहले तो ये बताओ इसमें कि यह भारत और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की संयुक्त पहल है। देखो ये पहला गलत है, इसमें भारत और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की संयुक्त पहल नहीं है। ग्रीन राइजिंग जो पहल है ये COP 28 हुआ था दुबई में 2023 में, उसमें यूनिसेफ ने भारत के सहयोग से शुरू किया था इसको। और देखो इसका जो मुख्य लक्ष्य है ना, दुनिया भर में लाखों युवाओं को एकजुट करना, हरित पहल में उसकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। तो ये दूसरा सही है इसमें, लेकिन पहला गलत है इसका। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? कौन सा देश है जो भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। यानी ये समझ सकते हो इसमें से भूमध्य सागर से कौन सा देश नहीं लगता है। तो देखो सीरिया भी लगता है, लेबनान और इजराइल, लेकिन इसमें जो जॉर्डन दिया हुआ है ये भूमध्य सागर से नहीं लगता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्डन। देखो भूमध्य सागर से चारों ओर से जैसे देश हैं, इटली है, स्पेन है, आपका फ्रांस है, तुर्की, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और आपका मोरक्को, ये सभी इस तरह के देश और लगते हैं, और भी हैं, उन सभी को भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 21, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं होता है? लंदन यानी यूके, लिस्बन पुर्तगाल, अक्रा घाना, अदिस अबाबा इथियोपिया। यानी 3 का इसमें 3 नगरों की घड़ी के समय के समान नहीं है, तीनों का तो समय समान है और एक का नहीं है। बताओ। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है ना, अदिस अबाबा जो इथियोपिया में है, इसका समय से लंदन, लिस्बन और अक्रा इन तीनों से अलग है, बाकी इन तीनों का समय एक ही है। देखो मध्याह्न यानी मध्याह्न जो रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा, वह काल्पनिक रेखा है जिसको 0 डिग्री कहते हैं, जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाती है।
और ये रेखा लंदन के जो लंदन यूके के ग्रीनविच से होकर के निकलती है। इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और ग्रीनविच टाइम भी कहा जाता है इसी को, ठीक है। और यह घाना की राजधानी है अक्रा, ये ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है वहाँ से भी निकलती है। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, इससे नहीं लेकरती है क्योंकि अदिस अबाबा से तकरीबन 38 पॉइंट कुछ है, 38-39 समझ लो, ये देशांतर रेखा निकलती है वहाँ से। तो समझ सकते हो काफ़ी आगे है, तकरीबन 2 घंटे के करीब अंतर है। जैसे अगर 40 भी लगाओगे, 4 चौका 16, 160, 76, तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा का फ़र्क है अदिस अबाबा में और ग्रीनविच में। 2 घंटा 20-30 मिनट है, कुछ काफ़ी आगे है, फिर भी आप एवरेज लगा लेना, यानी 38 पॉइंट कुछ है, उसमें 4 का गुणा कर लेना, जितना आ जाए उसमें 60 का भाग दे देना, उतने ही घंटे आ जाएंगे। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 22, खाद्य एवं कृषि संगठन संस्था द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किस एशियाई देश की खेती साइटों को शामिल किया गया है? खाद्य एवं कृषि संगठन संस्था द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किस एशियाई देश की खेती साइटों को शामिल किया गया है? चीन, जापान और भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, जापान, भारत और श्रीलंका। किन किन देशों की खाद्य एवं कृषि संगठन संस्था द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में एशियाई देश की खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो देखो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान देशों की खेती की जो साइटें हैं उनको खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा विश्व की महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली में शामिल किया गया है, ठीक है। दक्षिण कोरिया, चीन और जापान, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसमें कर्नाटक सरकार द्वारा मांडवी नदी पर कलसा बंडूरी बांध परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। मांडवी नदी पर बनाया जा रहा है यह कलसा बंडूरी बांध, क्या कर्नाटक सरकार के द्वारा? बताइए पहला सही है? तो देखो बिल्कुल सही है पहला, इसमें कर्नाटक सरकार के द्वारा ही कलसा बंडूरी बांध परियोजना जो है 2002 में ये शुरू की गई थी, इसको मंजूरी मिली है। और देखो इसमें देखा जाए तो जो जल बंटवारा है उसमें विवाद है, उसकी वजह से जो इसका निर्माण कार्य है वो बंद पड़ा है अभी, ठीक है, याद रखना। तो पहला तो सही है इसमें। दूसरा है, यह परियोजना कर्नाटक तथा गोवा के मध्य मांडवी नदी के जल बंटवारे के विवाद के कारण 2 दशकों से रुकी हुई है, ठीक है। तो बताया मैंने अभी, ये कर्नाटक और गोवा के मध्य जो विवाद है जल बंटवारे को लेकर के, उसकी वजह से ये रुकी पड़ी है, ठीक है। मांडवी नदी पर है कलसा बंडूरी बांध, तो ये दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किए जाने वाला है? 13वां प्रधान बंदरगाह बताइए। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखो भारत का 13वां प्रधान जो बंदरगाह है महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है और इसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से, जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है उसी के साथ एक शीर्ष भागीदार के रूप में विशेष उद्देश्य इकाई के लिए स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल, देखो अटल टनल जो है पूर्वी जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसको पार करती है, ठीक है, पूर्वी पीर पंजाल को। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। देखो इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था और 3 अक्टूबर 2020 को किया था, ठीक है, अटल सुरंग का। और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति है, लाहौल एवं स्पीति जो है उसको मनाली से, नहीं दोबारा समझो, ये जो अटल टनल है ना, ये हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है उसमें मनाली के पास सोलंग घाटी को सिरसू से जोड़ती है, ये ऐसे था इसमें। और देखो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी के शीर्ष पर अवस्थित है ये जो साइड वैली है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, तकरीबन 3000 मीटर की ऊंचाई के आसपास है और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर लंबी, ये सबसे लंबी सुरंग है, यानी इतनी ऊंचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग है ये, ठीक है। ऊंची तो और भी हो सकती हैं, क्या और भी है क्या इससे ऊंची सुरंग? बताइए क्या अटल सुरंग से ऊंची भी कोई सुरंग है? देखो आपने सुनी होगी एक सेला सुरंग, ठीक है, ये 13,000 कुछ फीट की ऊंचाई पर है, तो ये विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। आगे देखते हैं अब, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा
सर्वाधिक और ऊर्जा का उत्पादक है सौर ऊर्जा का? बताइए। देखो सौर ऊर्जा का उत्पादन किस साइड में या किस जगह पर सबसे अधिक होगा? जहाँ पर टेम्परेचर अधिक होगा और जहाँ पर सूर्य की किरणें अधिक लंबवत पड़ेंगी, तिरछी ना पड़ेंगी, और जिस साइड में तिरछी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर कम होता है सौर ऊर्जा का उत्पादन। समझ सकते हो, भूमध्य रेखा के आसपास जितने नज़दीक के क्षेत्र होंगे उसी जगह पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्पेशली। ठीक है, तो भारत में ये सबसे अधिक टेम्परेचर किस राज्य में होता है? राजस्थान में रहता है। तो समझ सकते हो राजस्थान बड़ा भी है, तो उसी हिसाब से सौर ऊर्जा का उत्पादन जो है सबसे अधिक राजस्थान में ही होता है। इसके बाद देखोगे आप तो गुजरात का नंबर आ जाता है, कर्नाटक का भी आ जाता है, तमिलनाडु भी। ठीक है, आगे देखो, इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में क्षेत्रों के नाम है और एक साइड में खनिजों के बारे में है कि कौन सा खनिज किस क्षेत्र में उत्पादित होता है। बादाम पहाड़ से लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। ये जो बादाम पहाड़ है लौह अयस्क का उत्पादन होता है और ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो इसका एक का तो हो जाएगा 2। दूसरा है कोडरमा। ये कोडरमा अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये झारखंड में पड़ता है। इसका हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, अभ्रक कर दो इसे, इसका 4 हो जाएगा। मोसाबानी, ये मोसाबानी तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये भी झारखंड में पड़ता है। इसका 1 हो जाएगा। और देखो रवा के लिए, ये रवा जो है, ये किसके लिए? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है और ये पेट्रोलियम यानी खनिज तेल के लिए फेमस है रवा जो है। और ये कृष्णा गोदावरी का जो क्षेत्र है उस साइड में पड़ता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 2 4 1 3, इसका सही जवाब है डी। अमरकंटक से निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक मध्य प्रदेश से दामोदर, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। देखो नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से, ये मध्य प्रदेश से। वैसे ताप्ती का भी मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन याद रखना अमरकंटक से नर्मदा का होता है और ये प्रवाहित होते हुए जो खम्बात की खाड़ी है उसमें जाकर के गिरती है अरब सागर में। और इसकी कुल लंबाई जो है नर्मदा की 1312 किलोमीटर है। एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ब्रंस घाटी से होकर के बहती है। कोई बता सकता है कि ताप्ती भी इसी के साथ प्रवाहित होती है और ये मध्य प्रदेश से ही निकलती है और किस जगह से निकलती है ये बता दो। खम्बात की खाड़ी में ही गिरती है ये भी। ठीक है, बताओ। देखो ताप्ती के बारे में भी बता दूं मैं आपको। ताप्ती मध्य प्रदेश का जो बैतूल ज़िला है वहाँ पर महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं उसके दक्षिण से निकलती है और नर्मदा के साथ ही ये प्रवाहित होती है, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, ब्रंस घाटी से होकर के प्रवाहित होती है। और देखो एक महानदी भी है इसमें, महानदी जो दी हुई है इसमें ऑप्शन सी में, ये छत्तीसगढ़ में जो रायपुर ज़िला है उसके सिहावा के पास से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। और हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर ही बना हुआ है, काफ़ी फेमस बांध है। और इसमें देखो एक और है, ये दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में भी बता दूं, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये हुगली नदी में आगे मिल जाती है, यानी दामोदर नदी हुगली की सहायक है। और बंगाल का शोक भी दामोदर को कहा जाता है, याद रखना। जैसे बिहार का शोक कोसी को कहते हैं उसी प्रकार दामोदर को बंगाल का शोक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, काष्ठ प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने पर ऊपरी भाग के खुले रह जाने से निर्मित छिद्र को क्या कहा जाता है? काष्ठ प्रदेशों में डोलाइन की ऊपरी सतह के ध्वस्त हो जाने पर ऊपरी भाग के खुले रह जाने से निर्मित जो छिद्र होता है क्या कहा जाता है उसको? युवाला, काष्ठ खिड़की, पोलियो या लेपीच? बताइए कौन सा होगा। देखो काष्ठ प्रदेशों में डोलाइन की जो ऊपरी सतह है उसके ध्वस्त हो जाने पर जो ऊपरी भाग के खुले रह जाने से निर्मित छिद्र होता है उसको काष्ठ खिड़की कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अब इसमें कथन और कारण देख लो। कथन है इसमें कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा यानी परिक्रमण काल की जो समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि अधिक है। यानी पृथ्वी की अपेक्षा मंगल ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो अधिक है। परिक्रमण यानी सूर्य की परिक्रमा जो करती है। और परिभ्रमण क्या होता है? परिभ्रमण होता है जब खुद का चक्कर लगाती है। और दूसरा है इसमें मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है।
क्या पृथ्वी मंगल ग्रह का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है? बताइए कौन सा सही होगा इसमें से आपके हिसाब से। देखो पहला तो इसमें ये देखो कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जो समय अवधि है वो मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की अवधि से अधिक है। देखो पृथ्वी कितना टाइम लेती है सूर्य की परिक्रमा करने में, तकरीबन 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और कुछ सेकंड का समय लेती है, जबकि मंगल जो है 687 दिन का समय लेता है। तो इसमें ज़्यादा कौन से का है? मंगल ग्रह का। तो इसमें पूछा है मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि अधिक है, यानी पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जो समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा समय अवधि अधिक है। तो देखो पहला सही है इसमें, ठीक है, पहला तो सही है, मंगल ग्रह ज़्यादा समय लेता है, पृथ्वी कम लेती है। दूसरा है इसमें मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। क्या मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है? बताओ मंगल ग्रह का व्यास क्या पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है? तो देखो मंगल ग्रह का जो व्यास है वो तकरीबन पृथ्वी से आधे के बराबर है, ये समझ लो, समझ सकते हो, ठीक है। पृथ्वी का ज़्यादा है और मंगल का कम है, तो ये सही है बिल्कुल, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, तो ये दोनों ही सही हैं। देखो एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो परिक्रमा यानी सूर्य की परिक्रमा की जो समय अवधि के बारे में बात की जाए तो ये डिपेंड करती है सूर्य से ग्रहों की दूरी के आधार पर, यानी जिसकी सूर्य से अधिक दूरी होगी तो उसका जो परिक्रमण काल है वो अधिक होगा, ठीक है। जैसे पृथ्वी नज़दीक है सूर्य से और मंगल अधिक दूरी पर है, तो उस हिसाब से जैसे बुध है, बुध का परिक्रमण काल कम है, उसी हिसाब से शुक्र का थोड़ा उससे ज़्यादा है, पृथ्वी का उससे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो समझ सकते हो ये दोनों ही सही हैं और ये व्याख्या भी कर रहा है कारण जो है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में नगर दिए हुए हैं और एक साइड में नदियों के नाम है। जैसे बर्लिन है, बर्लिन क्या राइन नदी के किनारे है? देखो बर्लिन जर्मनी का देश है और जर्मनी की राजधानी भी है, और ये राइन नदी के किनारे नहीं है, ये सिप्री नदी के किनारे है। किसके? लिख देता हूँ, सिप्री नदी के किनारे। तो इसमें ये गलत है पहला तो, और यही पूछा है जो सुमेलित नहीं, आंसर तो ए ही हो गया इसका, ठीक है। दूसरा है लंदन, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे और वियना डेन्यूब नदी के किनारे है, ठीक है। बाकी सभी सही है, ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखो इसमें चंद्रयान 3 मिशन सितंबर 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, सफलतापूर्वक उतर गया। क्या ये पहला सही है? दूसरा इसमें चंद्रयान 3 मिशन में प्रज्ञान रोवर का प्रयोग किया गया, तो बताओ इसमें से कौन सा सही है? देखो चंद्रयान 3 जो है भारत यानी भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इसके द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, और यह 23 अगस्त 2023 को शाम को तकरीबन 6 बजे ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, ठीक है। और इसी वजह से 23 जो अगस्त है उसी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है, और इसमें सितंबर दिया हुआ है, तो इस वजह से पहला गलत है। 23 अगस्त को उतरा है ये, और जिस जगह पर उतरा उस जगह को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। और देखो चंद्रयान 3 मिशन में प्रज्ञान रोवर का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, प्रज्ञान रोवर का ही प्रयोग हुआ है, और जो लैंडर है वो विक्रम है इसमें, तो दूसरा सही है, पहला गलत है इसमें। सागर परिक्रमा यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? और देखो चंद्रयान 3 में जो रॉकेट यूज हुआ है ना वो LVM-3M4 का LVM-3M4 ये रॉकेट यूज हुआ है, इसमें याद रख लेना। आगे देखो सागर परिक्रमा यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है सागर परिक्रमा यात्रा का संबंध पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से है। दूसरा है इस योजना का उद्देश्य देश के तटीय क्षेत्रों को राजमार्ग के माध्यम से आपस में जोड़ना है। बताओ इसमें से कौन सा सही होगा? देखो इसमें से कोई भी सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? कि सागर परिक्रमा यात्रा का संबंध पत्तन पोत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से है, तो ये बिल्कुल नहीं है, इससे ये गलत है।
क्योंकि जो सागर परिक्रमा यात्रा है इसको शुरू किया गया केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, इस वजह से। और देखो इस योजना का उद्देश्य देश के तटीय क्षेत्रों को राजमार्ग के माध्यम से आपस में जोड़ना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है मछुआरों, मछली पालकों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मिलने और वार्तालाप करने के लिए समुद्री मार्ग से तटीय क्षेत्रों का दौरा करना। तो समझ सकते हो ये इस वजह से ये दूसरा भी गलत है। और देखो सागर परिक्रमा यात्रा का आरंभ गुजरात के मांडवी से किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है कि सागर परिक्रमा यात्रा का आरंभ कहाँ से किया गया है, गुजरात के मांडवी से। ठीक है, याद रख लेना। तो ये दोनों ही गलत हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, युविका स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? युविका स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है और किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नीति आयोग या बिड़ला फाउंडेशन? बताइए, युविका स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम है, किस संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 34। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2023 का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस में। एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल का आयोजन फ्रांस में हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस लेखक का पहला उपन्यास बेस्टन लेन बुकर 2023 के लिए चुना गया है? बेस्टन लेन बुकर पुरस्कार किसका उपन्यास है? तो इसमें जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है चेतना मारू का ये उपन्यास है। क्या नाम है इसका? बेस्टन लेन। ये बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान यानी NPTI के बदरपुर जो नई दिल्ली में है उसके परिसर में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों का उपयोग में अपनाने में तेजी लाने के लिए एक समर्पित उत्कृष्टता केंद्र का नाम निम्न में से क्या रखा गया है? उत्प्रेरक, सुविधा, क्रिएटस या नवाचार? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेरक रखा गया है इसका। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल इजाई नदी पर बनाया जाएगा? विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनेगा ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा इजाई नदी पर। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो देखो इसका सही जवाब होगा मणिपुर में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन से? मणिपुर में बनेगा। और इसकी ऊंचाई जो होने वाली है 141 मीटर होने वाली है और लंबाई भी होगी इसकी तकरीबन 703 मीटर। ठीक है, और ये जो यूरोप का पुल है ना, ये पुल जो है यूरोप के मोंटेनेग्रो में जो 139 मीटर ऊंचा बना हुआ है, माला रेजे का पुल, उससे भी नहीं ऊंचा होगा। ये जो 139 मीटर है उससे 2 मीटर ऊंचा होगा। आगे देखो, वैश्विक स्तर पर मासिक धर्म स्वच्छता दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 12 जून, 28 मई, 10 मार्च या 12 अप्रैल को? देखो 28 मई को मनाया जाता है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वो विश्व में जागरूकता बढ़ाना तथा मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की उचित प्रथाओं को बढ़ावा देना है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्त करता है? बताओ दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो। अगर इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्त करता है? नीरजा बनोट, साक्षी मलिक, संजना ठाकुर, M विजयालक्ष्मी? बताइए। तो देखो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नीरजा बनोट जो है अशोक चक्र पुरस्कार की पहली प्राप्त करता है। 1987 में इन्होंने सबसे पहले ये पुरस्कार प्राप्त किया था 22 वर्ष की आयु में मात्र नीरजा बनोट ने।
क्यों मिला था इन्हें? जो 1986 को पाकिस्तान के कराची में रुकने के दौरान इन्होंने आतंकवादियों द्वारा इनका जो अपहरण कर लिया गया था, फ्लाइट में 73 यात्रियों को बचाने के लिए नीरजा भनोट की मृत्यु हो गई थी, इसी वजह से इनको मिला था ये पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से ये आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, प्रैक्टिस सेट नंबर 28। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक पढ़ते रहो, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं ये सभी। ठीक है, बाय।